ईरान का कहना है कि अगर अब इजराइल अटैक करता है तो वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा ईरान बातचीत में जा तो रहा है, यूरोपीय नेशंस के साथ बातचीत तो करने को तैयार है, लेकिन उसने अपनी शर्तें रखी हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। गजा भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन सीज फायर का अभी कहीं अता पता नहीं है। यह सीज फायर क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या क्या बातें चल रही हैं, इस पर भी डिटेल में बात करूंगा। और सीरिया में जो कुछ चल रहा है उस पर भी डिटेल में बात करूंगा। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। मिडिल ईस्ट में जो सबसे ज्यादा हंगामा चल रहा है वो चल रहा है सीरिया के अंदर, और सीरिया में फाइनली क्या होगा वो मिडिल ईस्ट का फ्यूचर भी अपने तरीके से तय करेगा। सुआयदा में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मैं पहले भी काफी अपडेट्स कर चुका हूं, और इधर लगातार जो खबरें आ रही हैं वो खबरें डराने वाली भी हैं, और वो खबरें ये भी बताती हैं कि भले जोलानी कुर्सी पर बैठ गया हो, भले उसने सूट कोट पहनना शुरू कर दिया हो, लेकिन उसके दिमाग में आईएस का जो आतंकवादी था वो आज भी है और हमेशा रहेगा। वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दरअसल पूरा का पूरा जो खेल वहां पर है, जो द्रूज और बेडोविंस, बेडोविंस मतलब आप समझ सकते हैं जो अरब कबीले हैं, और द्रूज के बीच में जो संघर्ष के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बाहर से ऐसा लगता है जैसे द्रूज की तरफ से इजराइल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हो, और इधर बेडोविन को जो सारे के सारे अरब कबीले हैं उनको सपोर्ट करने के लिए टर्की आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह लड़ाई भले अरब कबीलों और द्रूजों के बीच में दिखाई दे रही हो, लेकिन यह लड़ाई दरअसल उस इलाके में इजराइल मजबूत रहेगा या टर्की मजबूत रहेगा ये तय करने की है। दोनों अपने अपने ट्रेड रूट्स देख रहे हैं सीरिया के थ्रू। एक बार ईरान वहां से निकल गया, एक बार असद वहां से निकल गए, एक बार वो पूरी तरह से हरी भरी चारागाह हो गया लूट का, तो उसके बाद सब अपनी अपनी लूट का रास्ता उसमें देख रहे हैं। दरअसल इजराइल चाहता है एक रेलवे ट्रेड रूट बनाना, दुबई से रियाद, रियाद से अम्मान, अम्मान से हाइफा, और हाइफा से फिर सीधे वो यूरोप में मार्केट कर सकता है। एक बार माल यहां से होता हुआ पहुंच गया हाइफा के पोर्ट पर, तो हाइफा से फिर वो यूरोप भेज सकेगा। यानी अपनी यूरोप की जो ट्रेडिंग लाइन है उनको एशिया से कनेक्ट करने के लिए वो एक ट्रेड रूट के बारे में सोच रहा है, लगातार चाहता है ट्रेड रूट बनाना जो सीरिया से होकर जाएगा। ऐसे ही अगर आप टर्की को देखें तो टर्की भी बसरा से सीरिया होते हुए टर्की में एक ट्रेड रूट बनाना चाहता है। एक बार टर्की माल पहुंच गया तो फिर टर्की भी उसको सीधे यूरोप में भेज सकता है। तो यूरोप के साथ जो अपनी तिजारत है उसको और मजबूत करने के लिए, अपना बिजनेस और मजबूत करने के लिए दोनों अपने अपने तरीके से सीरिया पर कब्जा चाहते हैं। सीरिया का जो इस समय हेड है अल जोलानी, वो एक तरफ से इजराइल को भी खुश करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ से टर्की के एहसानात हैं ही उसके पास, तो वो टर्की को भी खुश करने की कोशिश करता है। और इस खेल का सबसे बड़ा शिकार बने द्रूज। द्रूज के बीच में एक अच्छी खासी आबादी है जो इजराइल की सपोर्टर है। इजराइल की आर्मी में आपको मुस्लिम नामों वाले जो कई सारे सिपाही, कई सारे ऑफिसर दिखाई सुनाई देते हैं, वो बेसिकली ज्यादातर द्रूज हैं। यहां तक कि सीरिया के द्रूजों ने भी गजा में इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी थी, इजराइल के तरफ लड़ाई लड़ी थी। अभी भी इजराइल की आर्मी में कई सारे द्रूज हैं। तो द्रूजों के साथ इजराइल अपना एक रिश्ता बना के रखता है, और सुआयदा में यही हुआ कि द्रूजों को यह लगा कि इजराइल हमें हर तरह से सपोर्ट करेगा। इजराइल के अंदर से भी द्रूजों को वहां पहुंचने की इजाजत दी गई, और उसके बाद जो तमाशा हुआ उसमें अरबों की काफी हत्या वगैरह, लूटपाट वगैरह ये सब खबरें आई। जोलानी ने जब अपनी आर्मी वहां पे भेजी तो इजराइल ने सीधे सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी। खबर यह आ रही है कि ट्रंप जो है उसने अपनी आपस की बातचीत में कहा कि नेतन्याहू इज अ मैड मैन। नेतन्याहू एक पागल आदमी है जो यहां वहां हर तरफ बॉम्बिंग करता रहता है। और इसके बाद सीधे कहा गया नेतन्याहू को कि बॉम्बिंग रोको, बम बरसाना रोको। ये बात एक हद तक सही इसलिए लगती है कि उसके बाद इजराइल ने फिलहाल कोई बमबारी की नहीं है। अब जब इजराइल ने बमबारी रोक दी और वहां पर जोलानी की आर्मी वहां से हट गई, तो अरबों की सुरक्षा का जिम्मा लिया अरब कबीलों ने,
और अरब कबीले अपने लोगों के साथ, अपने हथियारों के साथ, अपने लॉन्चर्स के साथ सुवैदा में दाखिल होते हैं और उसके बाद द्रूजों की मारकाट शुरू होती है। तो दोनों तरफ से जबरदस्त मारकाट हो रही है। कई बार यह खबर आ चुकी कि सीज फायर हो गया है, अभी फिर खबर आई है कि सीज फायर हो गया है, सुवैदा में फिलहाल शांति है। लेकिन अगर आप ट्विटर फॉलो करें तो वहां पर कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं जिससे समझ में नहीं आता है कि कोई सीज फायर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। एक बात आप लगातार याद रखिए कि सबसे बड़ा सबक कोई सीरिया का है तो वो ये है कि आप इजराइल पे भरोसा करेंगे तो इजराइल आपके ऊपर बम गिराएगा। कहां तो सीरिया का जुलानी ख्वाब देख रहा था कि इजराइल के साथ मिलकर वो और ताकतवर हो जाएगा, उधर से टर्की की मदद मिलेगी, इधर से इजराइल की मदद मिलेगी और वो ईरान और बाकी सब के बराबर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सऊदी अरबिया मदद कर ही रहा था उसकी, तो वो हर तरह से मदद लेके अमेरिका सैंक्शन हटा रहा है, यूरोप सैंक्शन हटा रहा है। तो कहां वो ख्वाब देख रहा था कि सीरिया में अब वो एक छत्र राज करेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और कहां उसके समझ में आ गया कि बेसिकली वो चारा बन गया है टर्की और इजराइल के बीच, जो लगातार आप कह सकते हैं कोल्ड वार जैसा चल रहा है। सहयोग भी चलता है, तिजारत भी होती है, बयानबाजी भी होती है, लेकिन दोनों के मन में यह ख्वाहिश है कि मिडिल ईस्ट में हम सबसे मजबूत बन के उभरें। और उन्हीं ख्वाहिशात का शिकार होगा जुलानी। आज बच गया, कल नहीं बचेगा। आपके सामने यह खबर आएगी कि सीरिया छोड़ के भागा, मारा गया, ये सब, लेकिन अभी शायद उसमें थोड़ा वक्त है। इधर अगर गजा की बात करें तो बात सुनकर भी, जो कुछ वहां से खबरें आ रही हैं उनको सुनकर भी बहुत बुरा लगता है, रुलाई आती है। रोज तकरीबन 100 लोग मारे जा रहे हैं। कल की भी खबर है कि 93 लोग वहां पर मारे गए हैं। और ये वो लोग हैं जो इमदाद के लिए लाइन में लगते हैं, उसके बाद अचानक गोलियां चलती हैं, लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। कुल मिला के खबर यह है कि 900 के आसपास लोग अब तक मारे जा चुके हैं और कई हजार, 4-5 हजार लोग घायल हैं। ये चल रहा है लगातार। वहां पर सीज फायर की खबरें आती हैं और फिर सीज फायर की खबरें गायब हो जाती हैं। क्यों नहीं हो पा रहा सीज फायर? बराक डेविड, जिनके ऊपर मैं भी भरोसा करता हूं, उन्होंने कल एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और उसमें दरअसल सीज फायर ना हो पाने की सारी जिम्मेदारी हमास के ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा कि हमास के पास प्रपोजल है, हमास उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी 4 दिन पहले हमास ने एक बयान जारी किया था और उस बयान में जितने अरब मुल्क हैं उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कोसा था, उनकी मजम्मत की थी और कहा था कि तुम लोग गवाह हो कि गजा में लोग कैसे मर रहे हैं। यह भी हकीकत है कि हमास समझौते में जितना डिले कर रहा है, गजा में मरने वालों की संख्या उतनी बढ़ती जा रही है। अब गजा में भुखमरी की कंडीशन आ गई है, कहा जा रहा है स्टेज 5 की भुखमरी की कंडीशन आ गई है। यह सारा कुछ है। एक बार जरा सोचते हैं आखिर हमास समझौता क्यों नहीं कर रहा है। पहली बात तो यह कि इजराइल किसी भी हाल में कंप्लीट समझौता करने को तैयार नहीं है। वो छोटा सा एक समझौता करने को तैयार है, 60 दिन का, 90 दिन का, जिसमें उसको सारे के सारे अपने बंधक मिल जाएंगे, फलस्तीन के भी थोड़े से लोग छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। डायरेक्टिव्स हैं कि उसके बाद परमानेंट सीज फायर की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि आखिरी होस्टेज पाने के बाद इजराइल फिर से हमला करेगा कि नहीं करेगा, कोई नहीं जानता। सब जानते हैं, लगभग इसको पलट के कहें तो सब जानते हैं कि इस बात का पूरा खदशा है, इस बात का पूरा अंदेशा है कि जिस दिन सारे उसके लोग वापस मिल जाएंगे उस दिन इजराइल ऑल आउट अटैक कर देगा। आखिर अभी मोसाद के हेड अमेरिका गए थे और वहां पे जो डिस्कस किया वो ये कि गजा के लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके अलावा मैंने आपको मोर जो एक कॉरिडोर बना था उसके बारे में बताया था। एक और कॉरिडोर बना है माज़ेन। माज़ेन रफा को 2 हिस्सों में बांटता है, मौक जो है वो गजा को 2 हिस्सों में बांटता है। ये समझ लीजिए कि एक चौड़ी सड़क बनी है, एक चौड़ा कॉरिडोर बना है जिसमें इजराइल की आर्मी रहेगी। अगर पूरे तौर पे नहीं रहेगी तो थोड़े तौर पे रहेगी। अब आप सोचिए कि एक बार सारे के सारे लोग वापस आ गए, आर्मी पहले से अंदर है, वो जिस तरह का चाहे उसके बाद कत्लेआम कर सकते हैं, कौन रोक सकता है? एक और सवाल है। चलिए जंग नहीं रुक रही, मान लिया हमास का सारा दोष है, जंग नहीं रुक रही, लेकिन जंग ना रुकने पर लोगों को खाना नहीं पहुंचने देना, लोगों को मदद नहीं पहुंचने देना, यह कौन सा कानून है, यह कौन सा नियम है? दुनिया भर में जंग चलती है और जंग के साथ इमदाद भी आती है।
यहां तो कंडीशन यह है कि एक तो इमदाद पहुंचने नहीं दी जा रही, और जो इमदाद पहुंचने दी जा रही है वहां जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। यूएनआरडब्ल्यूए जो गजा में यह सारा काम देखता था, उसका कहना है कि गजा के लोगों के लिए 3 महीने तक का खाना उसके स्टॉक में है, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है इजराइल कि वो जाएं और खाना बांटें। पिछले दिनों खबर आई थी कि बहुत से एनजीओ जो गजा में काम करते हैं उनके हेड्स का वीजा रिन्यूअल होना था, इजराइल ने वीजा रिन्यूअल करने से मना कर दिया। उधर इजिप्ट है, अगर एक दिन के लिए अपना बॉर्डर खोल दे तो जाने कितनी एड पहुंच सकती है, जाने कितनी इमदाद पहुंच सकती है गजा में। लेकिन तमाम बातों के आगे इजिप्ट अपना गेट खोलने को तैयार नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि जंग चलती रहे, हमास के साथ आप जंग लड़िए, लेकिन एक तो आम लोगों को आप मार रहे हैं, दूसरा आम लोगों तक इमदाद नहीं पहुंचने दे रहे हैं, और उसके बाद सारा दोष हमास के ऊपर डाल रहे हैं। आप खुद सोच के बताइए ये कितना सही है, कितना गलत। क्यों नहीं इतने लंबे वक्फे के बाद अब एक परमानेंट सीज फायर की बात की जाती है, गजा को रीबिल्ड करने की बात की जाती है। सारा जोर सबका सिर्फ होस्टेज पे है। जब बातचीत होती है तो उसको सीज फायर कहते ही नहीं है, उसको ये लोग कहते हैं होस्टेज डील, यानी बस किसी तरह से हमारे होस्टेज वापस आ जाएं, उसके बाद गजा में इनका जो मन करेगा वो करेंगे। इस नियत के साथ जब इजराइल जा रहा है तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि कोई परमानेंट सीज फायर जैसा वहां पर होगा। और अगर 60 दिन की मोहलत मिल भी जाए, 60 दिन में लोग थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में आए भी और 60 दिन के बाद फिर से बमबारी शुरू हो जाए, तो आप बताइए इस सारी मेहनत का फायदा क्या हुआ। दुनिया बोल रही है, पोप जो है उन्होंने कहा कि जो बर्बरता हो रही है, बैरबरिज्म जो हो रहा है गजा के अंदर, उसको रोका जाना चाहिए। इनके पहले भी जो पोप थे वो भी लगातार इस तरह की बातें करते थे, लेकिन हुक्मरानों के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं बन पा रहा। बेल्जियम के जो किंग हैं, राजा हैं, जो उन्होंने भी कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर इंसानियत शर्मिंदा होगी, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान आ जाता है, इनका बयान आ जाता है, उनका बयान आ जाता है, लेकिन सारी दुनिया खामोश बैठकर देख रही है। इजराइल रोज 100 लोगों को मार रहा है और उससे ज्यादा लोग भूख से तड़पा तड़पा के मारे जा रहे हैं, और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गजा पर लगातार बोलना जरूरी है। मैं कम से कम खामोश नहीं हो सकता, भले नक्कार खाने में मेरी तूती की आवाज 10 कदम पहुंचे, लेकिन कम से कम ये एहसास तो मुझे रहेगा, ये संतोष तो मुझे रहेगा कि जिस समय सारी दुनिया खामोश होकर देख रही थी गजा के लोगों को भूखे मरते हुए, जो चंद लोग बोल रहे थे उनमें मैं भी शामिल था। और बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया भर में बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज भी कुल मिलाकर नक्कार खाने में तूती ही साबित हो रही है। एक जहाज में भर के लोग आए थे गजा में आने के लिए, सीज तोड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया था। फिर एक जहाज चली है, और आप देखिए वहां से खबर क्या आती है कि उसको तोड़फोड़ उसमें करने के लिए, जहाज को रोकने के लिए क्या क्या तमाशे किए गए। जहाज चला तो पता यह चला कि उसका जो प्रोपेलर होता है उसमें किसी ने कपड़ा डाल दिया है, और भी कई चीजों की खबर आई। यानी उस जहाज में भी ऐसे लोग हैं जो इजराइल के सपोर्टर हैं। आप सोचिए, एहतजाज भी नहीं किया जा सकता है इसका। पेरिस में लोग सड़कों पे आए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंग्लैंड में एक जज, एक मजिस्ट्रेट रिटायर्ड थी, तकरीबन 70-75 साल की हैं, वो सड़क पर आई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में फलस्तीन के लिए एक जुलूस निकला तो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए उनसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान में फलस्तीन का सपोर्ट क्यों नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान से फलस्तीन का सपोर्ट? हमारे आईन की कौन सी धारा रोकती है हमको कि नहीं, हम फलस्तीन का सपोर्ट नहीं कर सकते? लेकिन ये है आपके सामने कंडीशन कि फलस्तीन का सपोर्ट करने में भी आपको धब्बे लगा दिए जाएंगे, दाग लगा दिए जाएंगे। एंटी नेशनल होने का लगते रहें दाग और धब्बे, मैं तो कम से कम लगातार बोलता रहूंगा। खैर, अगली खबर ईरान से। ईरान का कहना यह है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम जिसको नुकसान पहुंचा था उसको पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। यानी ईरान इशारा यह कर रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फिर से तैयार है। अगर जंग होगी शुरू, अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खबर यह आई है कि इस्तांबुल में ईरान की और जो ईयू के लीडर्स हैं, जिसमें
खासतौर पे जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के लीडर्स होंगे, उनके साथ ईरान की एक मीटिंग होने वाली है। इस्तांबुल में ये मीटिंग होगी, कब होगी अभी डेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन पहली ये बातचीत जंग के बाद, 12 रोजा जंग के बाद ये पहली बातचीत होगी जो शुरू होगी। इस बातचीत के शुरू होने के पहले ही ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएगा यूरोप तो जो जो वादे हमने किए हैं वो वादे हम पूरे नहीं करेंगे। इधर ये बातचीत होनी है, उधर अली लाजरानी जो खामनेई साहब के विशेष सलाहकार हैं वो पहुंच गए हैं सीधे सीधे रशिया, जहां पुतिन से उनकी बात चल रही है। और इन सब खबरों के बीच में खबर यह आई है कि जेरूशलम में शायद दूसरी बार एक जुलूस निकला है जो सीधे सीधे गजा में जेनोसाइड रोकने की बात कर रहा है। यानी मुट्ठी भर सही इजराइल में भी ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो गजा में जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये अंधेरे में, बहुत गहरे अंधेरे में एक बहुत पतली सी लकीर है रोशनी की, लेकिन अब है तो है। और ऐसी ही छोटी छोटी लकीरें दुनिया भर से मिलके आज नहीं तो कल फलस्तीन को आजाद कराएंगी, ये भरोसा भी है मेरा, और ये वो ख्वाब भी है जो मैं खुली आंखों से देखता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।